नियोजित विकास की राजनीति। अब आप में से बहुत सारे लोगों को नियोजित का मतलब समझ में नहीं आता होगा कि नियोजित मतलब क्या होता है। आप देखिए, नियोजित का सीधा सा मतलब होता है आपको प्लानिंग, ठीक है। अब आया नियोजित विकास की राजनीति, कहने का मतलब है कि प्लानिंग डेवलपमेंट पॉलिटी, यानी ऐसा पॉलिटिक्स जो प्लानिंग के थ्रू डेवलपमेंट लाने के लिए किया गया। अब कंट्री पिछला 2 अध्याय, जहां पर आपने पिछला 2 चैप्टर में आपको मतलब कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडिया का गठन था उसके बारे में पढ़ा। इंडिया ने किस प्रकार से आज़ादी के बाद जो कुछ प्रकार के चैलेंजेज अपने कंट्री में आया, उस चैलेंजेस को सफलतापूर्वक सॉल्व करने के बाद अब भारत उस दौर पर आ चुका था जहां से वह अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कुछ कर सकता था। मतलब तब जाकर के क्या हुआ, प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है क्या, योजना बनाना, एक योजना के थ्रू कार्य करना, जिससे आपको सक्सेस का गारंटी क्या होता है, बढ़ जाता है। आप अपने लाइफ में प्लानिंग का महत्व जानते होंगे, ठीक है। जब भी हम कोई काम करते हैं, यहाँ तक कि हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो विद प्लानिंग निकलते हैं। ऐसा होता है कि हम विदाउट प्लानिंग घर से बाहर निकल गए, चौराहा पर खड़ा है, वहां जाकर सोचते हैं कि कहाँ जाना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप घर से बिना मतलब का निकल गए कि घूमने जा रहे हैं, कहीं प्लानिंग नहीं है कि कहाँ घूमना है, बस निकल गए घर से बाहर रोड पर आए, चौराहा पर खड़ा है, सोच रहे कहाँ जाए, और जाते कहीं नहीं, फिर वापस घूमकर घर, क्योंकि हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं होता है। तो प्लानिंग हर चीज में इसलिए जरूरी होता है कि प्लानिंग के बाद अगर आप किसी वर्क को करते हो तो उसमें सक्सेस होने का गारंटी क्या होता है, आपका बढ़ जाता है। अब देखिए, राजनीतिक फैसले और विकास, यानी भारत में तेजी से अब जरूरी है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कि भारत में फैसले तेजी से लिए जाए, ठीक है, जिससे मतलब देश का आर्थिक विकास हो सके। अब इसके लिए कई फैसले लिए गए, एक के बाद एक। अब इस्पात की विश्वव्यापी मांग बढ़ी तो निवेश के लिहाज से उड़ीसा एक महत्वपूर्ण जगह के रूप में उभरा। यानी जब दुनिया में इस्पात यानी कि आयरन का डिमांड क्या हो गया, बढ़ने लगा, और भारत में लोहे की बहुत बड़ा क्या था, भंडार था, खास करके उड़ीसा जैसे राज्यों में। तो जब क्या हुआ, विश्वव्यापी स्तर, विश्वव्यापी मतलब पूरी दुनिया में जब लोहे का मांग बढ़ने लगा, तो लोहे का मांग बढ़ने के साथ साथ उड़ीसा जो भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य था, वह एक महत्वपूर्ण जगह के रूप में सामने आया। उड़ीसा में लौह अयस्क का विशाल भंडार था और अभी इसका दोहन बाकी था। उड़ीसा के राज्य सरकार ने लौह अयस्क की इस अप्रत्याशित मांग को भुनाना चाहा। यानी अब उड़ीसा गवर्नमेंट को यह लगने लगा था कि हमारे पास अधिक मात्रा में लोहा है, अब पूरे देश की कंपनी लोहा का अधिक मात्रा में डिमांड कर रही है, तो इस मौका का फायदा उठाया जाए। अब उसने अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं और राष्ट्रीय स्तर के इस्पात निर्माताओं के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। सरकार सोच रही थी कि इससे राज्य में दूसरी पूंजी निवेश भी हो जाएगा और रोजगार के अवसर में भी बड़ी संख्या में सामने आएंगे। यानी उड़ीसा गवर्नमेंट ने अपने इस्पात को बेहतर मतलब बनाने के लिए, उससे बेहतर कीमत प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कुछ इंटरनेशनल जो मतलब लोहा खरीदने वाले संगठन थे, उनके साथ सहमति पत्र यानी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया। और उसके बाद भारत की भी कंपनियां जो लोहे का खनन करके निकालती थी, उनके साथ भी कुछ एग्रीमेंट किए। और सरकार, उड़ीसा सरकार का एग्रीमेंट करने के पीछे का वजह यह था कि उड़ीसा सरकार को लग रहा था कि इससे मतलब राज्य में आय क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी लोहे के कारण से आय में वृद्धि होगी। लोहे के खनन व उद्योग लगाने से राज्य में रोजगार की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही उड़ीसा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से या अपने देश की नेशनल कंपनियों के साथ एग्रीमेंट किया। किसको लेकर के, इस्पात यानी आयरन को लेकर के। अब इस राज्य के आदिवासी बहुल जिले, आदिवासियों के अब लौह अयस्क के ज्यादातर भंडार उड़ीसा के सर्वाधिक अविकसित इलाकों में, खासकर इस राज्य के आदिवासी बहुल जिलों में थे। यानी उड़ीसा राज्य में जो अधिकतर लोहे का खान था या भंडार था, वह उन राज्यों में, उन जगहों पर थे जो राज्य का सबसे पिछड़ा हुआ जगह है या आदिवासियों का रहने का स्थान है।
आदिवासी बहुमूल्य एरिया है। अब आदिवासियों को डर है कि अगर वहां उद्योग लग गए तो उन्हें अपने घर बार से विस्थापित होना पड़ेगा और आजीविका भी छिन जाएगी। पर्यावरणविदों ने इस बात का भय है कि खनन और उद्योग से पर्यावरण प्रदूषित होगा। केंद्र सरकार को लगा कि अगर उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी गई तो इससे एक बुरी मिसाल कायम होगी और देश में पूंजी निवेश को बाधा पहुंचेगी। लेकिन उड़ीसा सरकार और केंद्र सरकार को चाह जाने से उड़ीसा में लौह इस्पात उद्योग करना आसान नहीं था, क्योंकि आपको बताया गया कि उड़ीसा में अधिकतर लोहे की खानें उन जगहों पर था जो आदिवासी बहुल एरिया थे और आदिवासी नहीं चाहते थे कि उनके जगह पर कोई बाहरी लोग आए और उनके जगह पर उद्योग लगाए, क्योंकि आदिवासी पूर्ण रूप से जंगल पर डिपेंड होकर स्वतंत्र जीवन जीते थे और उनको पता था कि अगर यहाँ उद्योग लगाया गया या खनन का कार्य किया गया तो उनको उनके जगह से बेदखल कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा और ऐसी स्थिति में उनका आजीविका उनसे क्या होगा, छिन जाएगा। जिस जंगल पे के सहारे वो अपना जीवन जी रहे हैं वह जंगल उनसे छीन लिया जाएगा। ऐसा सोचना किसका था? आदिवासियों का। तो आदिवासी सभी इस्पात उद्योगों का विरोध कर रहे थे, खनन का विरोध करने लगे। दूसरी तरफ पर्यावरणविद थे, वैसे लोग जो पर्यावरण को पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए अभियान चला रहे थे। उनका मानना था कि अगर खनन होगा, खनन मतलब जानते हैं माइनिंग किया जाएगा, जमीन के नीचे से लोहा निकाला जाएगा, तो ऐसी स्थिति में पर्यावरण पूर्ण रूप से क्या होगा, प्रदूषित होगा खनन और उद्योग लगाने के कारण से। तो पर्यावरणविद भी उड़ीसा में लगने वाले लौह इस्पात उद्योगों का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट थी जो विदेशी कंपनियों के साथ एग्रीमेंट कर चुकी थी। अगर उसको लगा कि ऐसी स्थिति में अगर हम उद्योग को नहीं लगाएंगे या उद्योग को लगाने का अनुमति नहीं देंगे तो एक बुरा मिसाल कायम हो गया। अब फिर कोई विदेशी कंपनी इंडिया में आकर के अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, निवेश नहीं करेगी। तो अब भारत सरकार को भी हर हाल में ये काम करना था कि उसको उड़ीसा में उद्योग लगाने का अनुमति प्रदान करना था। अब इस उदाहरण में कई तरह के हित सक्रिय हैं। क्या आप इन हितों को पहचान सकते हैं? ऊपर के उदाहरण में संघर्ष के अहम बिंदु कौन कौन से हैं? क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा बिंदु भी है जिस पर सभी पक्ष राजी हो सके? क्या आप ऊपर आपको बताया गया कंडीशन जो है, अब एक तरफ गवर्नमेंट को हर हाल में उड़ीसा में उद्योग लगाना है, दूसरी तरफ आदिवासी उद्योग को लगाने नहीं देना चाह रहे हैं, पर्यावरण शास्त्री भी अब उसका विरोध कर रहे हैं। तो क्या सरकार के पास ऐसी कोई गुंजाइश है कि सभी लोगों के साथ बातचीत करके कोई बीच का रास्ता निकाला जाए जिससे आदिवासी पर्यावरण शास्त्री विरोध करना बंद कर दे, अब भारत सरकार आसानी से अनुमति दे करके उद्योग लगा सके? अब इस प्रकार की स्थिति में राजनीतिक टकराव का स्थिति उत्पन्न हुआ। अब देखिए, इन सवालों का जवाब कोई विशेषज्ञ नहीं दे सकता। जाहिर सी बात है, इन फ्यूचर अब क्या होगा, क्या लोग मान जाएंगे, क्या आदिवासी आसानी से वहां पर उद्योग लगाने देंगे? अब इसका जवाब देना इतना आसान नहीं था। अब इन सवालों का जवाब कोई विशेषज्ञ नहीं दे सकता। इस तरह के फैसलों में एक सामाजिक समूह के हितों को दूसरे सामाजिक समूह को हितों की तुलना में तौला जाता है। साथ ही मौजूदा पीढ़ी के हितों और आने वाली पीढ़ी के हितों को भी लाभ हानि की तुलना पर मापना पड़ता है। यानी यह एक ऐसा फैसला था जिस फैसले से आपको प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों जुड़ा हुआ था। ठीक है, अगर अभी जो फैसला लिया जाता कि उद्योग लगाया जाए या न लगाया जाए, इससे प्रेजेंट में रह रहे लोगों को भी असर पड़ता और इन फ्यूचर जो हमारे आने वाले जनरेशन थे उन जनरेशन को भी इससे प्रभावित होना था। तो फैसला को सोच समझ के लेना था। जाहिर सी बात है कि अगर उद्योग लगाने से अभी अपने यहाँ क्या होता है, कष्ट होता है, लेकिन इन फ्यूचर उस उद्योग से जो बेनिफिट होता है, उस इंडस्ट्री से जो बेनिफिट होता है, वो हमारे लिए बहुत ही क्या होता है, बेहतर माना जाता है। जैसे आप एक एग्जाम्पल ले लो कि जब किसी शहर को डेवलप किया जाता है, शहर में डेवलपमेंट प्रोग्राम चलता है, तो शहर में बहुत सारे जगहों पर फ्लाईओवर बनाया जाता है। जैसे आपके शहर जहाँ आप रह रहे हो मुजफ्फरपुर में, आप आमगोला देख रहे हो। आमगोला में पहले बाजार हुआ करता था, जिस समय फ्लाईओवर नहीं था, आप लोग बच्चे रहोगे या देखे भी नहीं होंगे। उस समय
वह जगह बहुत ही डेवलप मतलब शहर के रूप में था, बहुत सारी दुकानें थी, बहुत सारा लोग जो है फुटपाथ पर अपना दुकान लगाकर अपने परिवार का जीविका चलाते थे। लेकिन फ्लाईओवर बन जाने के कारण वहाँ का मार्केट खत्म हो गया। उसके नीचे जो लोग मतलब फुटकर दुकानदार जो फुटपाथ पे सामान बेचते थे उनका रोजगार छिन गया, ठीक है। लेकिन शहर क्या हो गया, बड़ा हो गया, उससे जो जाम की समस्या थी वो जाम की समस्या क्या हो गई, खत्म हो गई। तो जब भी विकास का काम होता है यानी जब भी डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है तो डेवलपमेंट प्रोग्राम से कुछ लोगों को नुकसान होता है लेकिन उसका फायदा बहुत सारे लोगों को होता है। तो गवर्नमेंट को ये देखना था कि जो सुधार कार्यक्रम के थ्रू अपने यहाँ उद्योग लगाए जा रहे हैं उस उद्योग का बेनिफिट होने वाला है या लॉस होने वाला है, यानी प्रेजेंट में रह रहे लोगों को क्या लाभ होगा, इन फ्यूचर इसका क्या लाभ होगा, इसके आधार पर ही उद्योग को लगाया जाए या न लगाया जाए इसका फैसला लेना। अब किसी भी लोकतंत्र में ऐसे फैसले जनता द्वारा लिए जाने चाहिए या कम से कम इन फैसलों पर विशेषज्ञों की स्वीकृति की मुहर जरूर होनी चाहिए। खनन, पर्यावरण और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों की राय जानना महत्वपूर्ण है, लेकिन अंतिम निर्णय निश्चित तौर पर राजनीतिक निर्णय होना चाहिए। जनप्रतिनिधि जनता की भावनाओं को समझते हैं और जनप्रतिनिधियों को ही ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। यानी एक लोकतांत्रिक देश में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सबसे बड़ा बात यह होता है कि गवर्नमेंट जब भी कोई बड़ा फैसला लेती है तो गवर्नमेंट को जनता की मनोदशा को जानना जरूरी होता है, और खास करके विशेषज्ञों का। विशेषज्ञ क्या कहते हैं, विशेषज्ञ मतलब एक्सपर्ट। तो यहाँ पर जनता के अलावा एक्सपर्ट जो पर्यावरण शास्त्री थे, जो समाज शास्त्री थे और वैसे जो अर्थशास्त्री थे, इन सब का राय जानना क्या था, जरूरी था। और साथ ही साथ देश के सभी जनता इस फैसला से मतलब शामिल नहीं हो सकते थे, इसलिए जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि का राय जानना क्या था, जरूरी था।